Hey, welcome back to my channel Physics Tutorials with BK, where you will learn with fun. So this is my Physics Class 12 series on the chapter Electric Charges and Electric Field, which is the part of electrostatics, and we have already covered some of the topics in the previous tutorial, which are electric charges, properties of charges, Coulomb's law in vector form, principle of superposition, and electric field lines and its properties. So now and today we are going to cover some of the more topics in the same chapter, electrostatics, and these are the topics. So one by one I will enumerate and detail about all the contents we are going to cover. These are electric field strength, definition, formula, SI unit, dimension, and its variation as per the type of charge. Okay. Then second topic is electric dipole. Third is electric field due to a short dipole. Then electric force and torque on an electric dipole. As you all know, there is a torque which acts on an electric dipole. I will be going to cover this in a uniform electric dipole. Okay. Then electric flux, and then is Gauss theorem. So all are these topics which we are going to cover today, and one by one we will cover in this detail. Okay. So I have written down the definition of electric field, which is here. The electric field strength at any point in a space of electric field is a vector quantity whose magnitude is equal to the force acting on per unit positive test charge and whose direction is along the force. That means कि electric field strength is the is a force per unit charge. Okay, this is a force per unit charge in an electric field and whose direction is along the force. Okay, so if say this is a positive test charge plus Q and it is experiencing a force due to an electric field E. Capital E is the electric field, and due to this positive test charge is experiencing a force, so it will move towards the लेफ्ट टू राइट बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, अब मैं हिंदी में समझाता हूँ कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को जब हमने रखा तो वो चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब उसको धक्का लगेगा तो वो इसी फोर्स के चलते मूव करने लगेगा. ठीक है, तो इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म क्या होगा. ठीक है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म इफ द चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल. चार्ज हमने मान लिया वेरी वेरी स्मॉल, मतलब कि इनफाइनाइटली स्मॉल. लिख देता हूं मैं यहां पर, नो, इनफाइनाइटली स्मॉल. तो यहां पे क्या होगा, लिमिट Q टेंड्स टू 0 फोर्स पर यूनिट चार्ज. ठीक है, Q टेंड्स टू 0. ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगा. इसको मैं एक बॉक्स में डाल रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए. लिमिट Q टेंड्स टू 0 F बाय Q. ठीक है, इसको आप Q नोट कर लीजिए. ठीक है, ताकि आपको इजी रहे. देखो Q नोट जो है वो एक टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, तो आप Q नोट लिखोगे तो इसका मतलब क्लियर है कि ये टेस्ट चार्ज है, इनफाइनाइटली स्मॉल है. ठीक है, तो इस डेफिनेशन को सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, तो उस फोर्स के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होएगा, लिमिट Q टेंड्स टू 0 F बाय Q, यानी कि फोर्स यूनिट चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. यहीं से निकल जाता है फोर्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो QE. ठीक है, फोर्स क्या हो जाएगा, QE. समझ में आया बात. अब ये फोर्स जो है अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो प्लस QE होगा, मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा. मान लीजिए लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव है हमारा. ठीक है, और यही चार्ज अगर नेगेटिव है तो यही जो फोर्स लगेगा वो राइट टू लेफ्ट लगेगा. समझ में आई बात, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी जैसे कि चार्ज की वैल्यू चेंज होती है. चार्ज अगर 0 से ज्यादा है, पॉजिटिव है, तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव फोर्स होगा, लेफ्ट टू राइट लग जाएगा एक हिसाब से, और अगर नेगेटिव होगा तो राइट टू लेफ्ट लग जाएगा. ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखिए अगर पॉजिटिव है तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट हमने ले लिया, कन्वेंशन ले लिया कि लेफ्ट टू राइट हमारा कन्वेंशन है, पॉजिटिव है. और अगर हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है तो इसका मतलब राइट टू लेफ्ट. ये हमारा एक कन्वेंशन है. ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने लिख लिया. ठीक है, प्लीज राइट डाउन ऑल दिस डेफिनेशन. नाउ मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन करने के बाद मैं इसका फॉर्मूला, इसके यूनिट और इसका डायमेंशन करूंगा. तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला करते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया कि क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज.
ठीक है, यहीं से तो आया F इक्वल टू क्यू ई, मैंने बताया था ना F इक्वल टू क्यू ई, यहीं से तो आया। देखो E इक्वल टू F बाय क्यू होता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं इसके यूनिट पे। SI यूनिट जो होती है इसकी, ठीक है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए यहाँ पे फोर्स क्या हो गया? न्यूटन, और चार्ज क्या हो गया? कूलम, तो कूलम इनवर्स हो गया, ठीक है। ये अपनी SI यूनिट होगी, ठीक है। अदर एक और यूनिट होती है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होती है? वो होती है हमारी वोल्ट पर मीटर। क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। नाउ अब हम करेंगे इसका डायमेंशन। देखना आसान है ना बहुत। दो यूनिट है, एक तो न्यूटन पर कूलम और दूसरी यूनिट है वोल्ट पर मीटर, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स बाय चार्ज, और यहीं से हमारा आता है फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नाउ डायमेंशन करेंगे हम इसका। डायमेंशन देखिए बहुत आसान है। यहाँ पर फोर्स जो है उसका डायमेंशन क्या होगा? mlt-2, और चार्ज का क्या होगा? एम्पेयर इंटू टाइम, तो 80 हो जाएगा। इनको ब्रैकेट में डाल के यहाँ लिखते हैं m1l1t-3 एंड a-1, ये हो गया हमारा m1l1t-3 a-1, ठीक है। अब चार्ज का याद रखना डायमेंशन at, एम्पेयर इंटू टाइम। क्यों? क्योंकि चार्ज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है एम्पेयर इंटू टाइम, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट। देखिए करंट को निकालने के लिए यहाँ से टाइम को डिनोमिनेटर में ले जाइए। जब टाइम डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो एम्पेयर क्या हो जाएगा, जो कि करंट की यूनिट है, चार्ज बाय टाइम। सिंपल, तो चार्ज बाय टाइम क्या हो जाएगा? करंट, ठीक है। तो चार्ज क्या हो जाएगा? करंट इंटू टाइम, एम्पेयर इंटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ से m1l1t-3 और a-1 आपका डायमेंशन हो गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और टाइप्स ऑफ चार्जेस, ओके। तो हम ये अब करेंगे, है ना आसान, सारा आपको मैं कराऊंगा। फर्स्ट करेंगे हम, तो फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एक छोटे से चार्ज क्यू की वजह से, ठीक है। तो हम इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। डिराइव तो क्या करना है? सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। डिराइव कुछ नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू होता है वो होता है हमारा 1/4πε0, जो कि हमारा कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। जो भी हमारा चार्ज है क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे सिंपल क्या बात है कि आर स्क्वायर आएगा, और ऊपर चार्ज में क्या है? क्यू। देखिए वो हमारा फोर्स होता है जिसमें कि दो चार्जेस होते हैं, ठीक है, जो कि हमें वेक्टर फॉर्म लिखी थी ना हमने कूलम्स लॉ की, तो वहां पे देखा था आपने आर क्यूब था, ठीक है। यहाँ भी हम आर क्यूब ला सकते हैं जब हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। कैसे लाएंगे वेक्टर फॉर्म? इसको आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। अब यहाँ पर क्या है? देखिए डायरेक्शन, मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो है आर कैप, ठीक है। तो ये भी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा 1/4πε0 क्यू आर मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है दोनों तरफ, तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा, और ऊपर एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, तो ये आर ऐसे आ जाएगा हमारा एक वेक्टर आर, ठीक है। तो ये आ गई हमारी वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। समझ में आया? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू। दूसरा करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड strength due to a system of electric field strength due to a system of discrete charges, ठीक है, due to system of discrete charges, ठीक है। तो डिस्क्रीट चार्जेस जो है, मैं इसको रब करके फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है।
सिंपल सा फॉर्मूला लिख लीजिए डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। आपको डेरिवेशन में नहीं जाना है यहाँ पे, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समेशन साइन I1 to n, ठीक है, QI/RI, ठीक है, इसका क्यूब, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे RI अगेन, और यहाँ पे ये वेक्टर लगाना तो भूल ही गया, ठीक है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस, उसका फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I1 to n QI/RI का क्यूब, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है तो यहाँ पे क्यूब होएगा और RI यहाँ पे वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अब आप क्या करेंगे, अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। बहुत ही आसान है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहाँ पे कंसेप्ट 3 तरीके से हमने करा अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह से। फर्स्ट हमने करा कि यूनिट चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वजह से, ठीक है, अभी करा। उसके बाद डिस्क्रीट चार्जेस, अलग अलग चार्जेस का अलग अलग इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से एक पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। अब थर्ड जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट वी आर डूइंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू continuous चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जस्ट फॉर्मूला लिख लीजिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समेशन साइन d क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब, यहाँ पे I इक्वल्स टू 1 to n, क्या है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा सा गलत लिख दिया, डी क्यूब बाय आर क्यूब, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आएगा, ठीक है, हम इंटीग्रल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी क्यूब बाय आर क्यूब, आर वेक्टर, ठीक है। इस तरह से होएगा कि हमारा क्या है, हम इंटीग्रल करेंगे टोटल इंटीग्रल ऑफ चार्ज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी कि आर के बेस पे हम चार्ज का इंटीग्रल करेंगे। तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो फॉर्मूला है इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आप इसको जस्ट मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है, और आपको फॉर्मूले में अप्लाई करना है, ठीक है। जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं अपना सॉल्यूशन यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट करेंगे टॉपिक, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कर लिया था, अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिए द कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस, वन चार्ज इज नेगेटिवली चार्ज एंड वन इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ combination of two charges, negative charge and positive charge, separated by a small distance, this two charges combination having a constant distance between them is called electric dipole। अब मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि दो चार्जेस जब अलग अलग जगह पर, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, ठीक है, दो चार्जेस जब थोड़े से डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं, लेट इट बी 2l, ठीक है, इनका बीच का जो सेंटर है दैट इज O से यहाँ पर माइनस क्यू एल हो गया, O से प्लस क्यू जो होगा एल हो गया। तो यहाँ पे सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस दिस टू चार्जेस कॉम्बिनेशन मेक अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा तो टोटल नेट चार्ज क्या होगा, इसका टोटल नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, हो गया ना जीरो। मैंने क्या कहा, नेट चार्ज, तो नेट चार्ज जो होगा वो क्या होगा,
माइनस क्यू प्लस क्यू, जीरो। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज क्या है, जीरो। नाउ अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमें स्ट्रेंथ निकालनी है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है मोमेंट निकालना है। इलेक्ट्रिक लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, MOMENT, ये होती है आपकी स्पेलिंग। नाउ इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर P से। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P से डिनोट करते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो कि डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, Q डॉट 2L। ठीक है, या फिर आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं Q डॉट 2L, क्योंकि चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों वेक्टर का ये प्रोडक्ट है, चार्ज डॉट 2L। नाउ अब क्या है, इसको एक ब्लॉक में डाल दीजिए याद करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देखिए मोमेंट जो होगा तो उसकी डायरेक्शन जरूर होगी। मोमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिख लीजिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज, हुज जिसकी डायरेक्शन होगी कहां से, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। इसकी डायरेक्शन कहां होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, हमेशा माइनस क्यू टू प्लस क्यू। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P वेक्टर इज इक्वल टू Q डॉट 2L। अब इसकी SI यूनिट करेंगे हम, SI यूनिट। SI यूनिट क्या हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, देखिए यहाँ पे चार्ज हो गया, चार्ज का कूलम और ये मीटर, तो कूलम मीटर, इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या हो जाएगी, SI यूनिट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की SI यूनिट कूलम मीटर। नाउ इसका डायमेंशन कर लेते हैं। अब दिख रहा है ना साफ आपको, डायमेंशन क्या होगा, चार्ज का क्या होगा 80। ठीक है, ब्रैकेट में। अब इसका क्या होगा, मीटर हो गया, मीटर का क्या होगा L, मीटर का होगा ना L। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, M0 L1। ठीक है, T1 एंड A1, L1 T1 A1, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला क्या हो गया, Q डॉट 2L, और ये डाइपोल मोमेंट की SI यूनिट कूलम मीटर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको एग्जाम में इससे एक आधा क्वेश्चन तो जरूर आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के ऊपर। अगर नहीं आता तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के ऊपर जो टॉर्क लगता है, ठीक है, रोटेटरी मोशन जो लगता है फोर्स की वजह से, तो वो आ जाता है, उस पर क्वेश्चन आ जाता है कि टॉर्क कितना मैग्नीट्यूड लगता है। या फिर आपको कुछ क्वांटिटी देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के रिगार्डिंग, और उसको पुट करने आपको टॉर्क का वैल्यू बतानी होती है। तो अभी हम टॉर्क ही करेंगे कि कितना रोटेशनरी मोशन उसको लगता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यूज कर लिया। ठीक है, तो फोर्स क्या होएगा, QE होगा। हमें पता है ना फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू E। बट यहाँ पे देखिए ये मूव तो एज अ सिस्टम करेगा ना, क्योंकि ये हमारा सिस्टम हो गया माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो टोटल नेट चार्ज क्या है, जीरो। नेट चार्ज क्या है, जीरो। तो जीरो इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे टोटल फोर्स क्या रहेगा इसमें, जीरो। ठीक है, तो लीनियर फोर्स तो जीरो हो गया, बट इसमें रोटेटरी मोशन जरूर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो इसे लीनियर वन लाइन में, मतलब लाइन में तो मूव नहीं करा पाएगा, लेकिन इसको रोटेट जरूर करा देगा। ठीक है, मैं बताता हूँ किस तरह से रोटेशन आएगी इसमें, अभी क्लियर हो जाएगा आपको कि हाउ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल टेंड्स टू मूव। इलेक्ट्रिक डाइपोल टेंड्स टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, टॉर्क। देखिए इसको कुछ इस तरह से समझिए आप। ठीक है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, सेंटर का जो मैंने यहाँ पे लिया है 2L, कितना लिया है 2L, ये L है और ये भी L है। ठीक है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, चार लाइंस में दिखा दी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब नाउ प्लस क्यू के ऊपर फोर्स इस तरह लगेगा, और माइनस क्यू के ऊपर फोर्स क्या लगेगा, इस तरफ। कितना फोर्स लगेगा माइनस क्यू के ऊपर, माइनस क्यू ई, और प्लस क्यू के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, प्लस क्यू ई।
ठीक है। नाउ आप मेरे को ये बताओ कि अगर इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगेगा, ठीक है, और इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा, ठीक है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो अपने आप ये ऐसे मूव कर रहा है ना, ये रोटेट हो गया ना, इस पॉइंट पे ऐसे रोटेट हो गया ना ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जो है अट्रैक्ट हो रहा है इस फोर्स की तरफ, ठीक है, और ये जो है यहाँ पुश हो रहा है, इसको ये दूर जा रहा है, तो इस तरह से ये मूव कर गया, यहाँ से ऐसे आ गया 180 डिग्री पूरा ऐसे मूव कर जाएगा, ठीक है। नाउ जब ये 180 डिग्री मूव कर जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, तो फिर से नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होएगा, ठीक है, इस तरफ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, ठीक है, यानी कि ऐसे जाएगा 180 डिग्री, फिर ऐसे घूम जाएगा वापस, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसके ऊपर एक रोटेटरी मोशन आ जाएगा, मैंने क्या बोला, रोटेटरी मोशन में आ जाएगा ये, बट दिस इज नॉट लीनियर मोशन। तो इसी रोटेटरी मोशन की वजह से हमने कहा कि इस पे एक एंगुलर फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, एंगुलर फोर्स। इस एंगुलर फोर्स को हमने क्या नाम दिया, टॉर्क। टॉर्क का सिंबल क्या होता है, टाउ, ठीक है, इट इज अ ग्रीक सिंबल, और इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी फॉर्मूला क्या होता है, PE sin थीटा, PE sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायपोल मोमेंट डायरेक्शन। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ, ये डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट की, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये जब थीटा हो गया, ये हमारा क्या है, थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के और हमारा डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के बीच का एंगल जो हो गया वो थीटा हो गया, तो PE sin थीटा क्या होगा, हमारा टॉर्क होएगा, ठीक है। हम कह सकते हैं ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, हम कह सकते हैं ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, इसको क्या है ऐसे लिख लो, समझ में आया, PE sin थीटा, ठीक है। एंगुलर फोर्स जो है, टॉर्क जो है वो इतना लगेगा इसके ऊपर। अब इसमें क्या करते हैं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू देते हैं कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और आपको डायपोल मोमेंट का वैल्यू दे देंगे, आपको बताएंगे टॉर्क कितना लग रहा है, तो इस तरह से आ जाता है, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल एट द एक्सिस एंड एट द परपेंडिकुलर, ठीक है, ये एक्सिस पे हो गया हमारा, और दूसरा क्या हुआ, इक्वी, यहाँ पे इधर जो होगा हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ये -Q और ये +Q, ठीक है, एक इधर निकालेंगे और एक इधर निकालेंगे ऊपर, ठीक है। अभी इसको मिटा के फिर मैं आपको क्लियर करता हूं। समझ में आ रहा है ना, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट, ठीक है, कि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ, इसी हौसले के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल, क्या कमाल का टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल, है ना कमाल। हमने शॉर्ट डायपोल ले लिया, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट इन द लाइन ऑफ एक्सिस, एट अ पॉइंट इन द लाइन ऑफ एक्सिस, ये -Q हो गया, ये +Q हो गया, ठीक है, और ये हमने लगा दिए डॉट, ठीक है, ये इसका सेंटर O, ये L, इसका टोटल डिस्टेंस 2L, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा पॉइंट P। इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस शॉर्ट डायपोल की वजह से, तो ठीक है, ये हम जो है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम कर लेंगे, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा यहाँ पे क्योंकि ड्राइव करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और आपको क्या है फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन तो आपके एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, 2P/r3, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्वल टू 1/4πε0 2P/r3, ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब याद रखना, जो इसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, वो क्या होगी, वो इस तरफ होगी, ठीक है, वो इस तरफ होगी, याद रखना, -Q2 + Q होगी, लिख रहा हूँ -Q2 + Q, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल ही है, बट यहां पर हमने क्या करा, एक्सिस पे करा। अभी हम करेंगे एट एन इक्विलेटरल, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर, वहीं से बना इक्वेटोरियल लाइन, एट द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। इसका भी मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, मैं याद कर लेना आप,
P/R क्यूब, P/R क्यूब। ठीक है, होता क्या है, हम यहाँ पर क्या है प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ये देखिए ये हमने एक प्लेन ड्रॉ कर लिया इस सेंटर O पे। अब इस सेंटर पे O पे जो हमने प्लेन ड्रॉ करा, ये इक्वेटोरियल प्लेन है। ठीक है, क्या है इक्वेटोरियल प्लेन, इसके ऊपर हमें एक पॉइंट लेना है। ठीक है, लेट दिस पॉइंट बी P। अब क्या है कि हमारे जो -q चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सॉरी इस तरफ होगी ऐसे, और पॉजिटिव q की वजह से क्या होगी, ऐसे होगी। ठीक है, अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ड्यू टू चार्ज प्लस q ये होगा। ठीक है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा। सिमिलरली जो फोर्स ड्यू टू -q है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा और वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा। वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल कर देंगे क्योंकि चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और उसकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ इतनी आएगी, 1/4πε0 P/R क्यूब, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, +q to -q। ठीक है, यानी कि इससे अपोजिट आएगी, जो ये -q to +q जा रही थी हमारी एक्सिस पे, उसके अपोजिट आएगी +q to -q। समझ में आया बच्चों? ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट करेंगे। हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉर्क लगता है जो टॉर्क पढ़ लिया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल एट इट्स एक्सिस एंड द इक्वेटोरियल लाइन। ओके, ये इक्वेटोरियल सरफेस पे हमने पॉइंट रख के जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकली यहाँ पे, ठीक है, उसको मेजर करा, वैल्यू निकाली, वो ये आई। तो ये हमारा छोटे छोटे कंसेप्ट हो गए। अब हम आगे करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। ठीक है, so our next topics are electric flux and Gauss theorem. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप किस तरह से डिराइव कर सकते हैं, आप एक एरिया एलिमेंट लेंगे, लेट दिस बी एन एरिया एलिमेंट। ठीक है, थोड़ी सी रफ स्केच बनाई है मैंने, ABCD। इस एरिया से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है +q। इस सोर्स चार्ज का कुछ इन्फ्लुएंस है और उस इन्फ्लुएंस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं कुछ इस तरह से लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है इस सोर्स चार्ज की वजह से, और ये क्रॉस कर रही है एक एरिया एलिमेंट को। लेट दिस एरिया एलिमेंट बी डिनोटेड बाय ABCD। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो हमेशा किसी ना किसी एरिया एलिमेंट के थ्रू ही होता है। ठीक है, हम ऐसे नहीं कह सकते इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे है, इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नहीं, किसी एरिया एलिमेंट के थ्रू इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, हम कहेंगे इस पूरे एरिया के में इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है। ठीक है, इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो अभी क्या है कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही है। अभी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है कि कितनी डेंस है। ठीक है, मान लीजिए इसका डिस्टेंस जो d है और वो d डिस्टेंस दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का 4 मीटर है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि डेंसिटी जो है कम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अभी यही मैं अगर इनके बीच में एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दूं तो यही डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अब क्या हो गया, 2 मीटर हो गया ना 2 मीटर। तो यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, उनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया, वैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि मोर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मोर इज द फ्लक्स, मोर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मोर इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ एरिया एलिमेंट या फिर क्रॉसिंग एन एरिया एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर एरिया एलिमेंट को जो है डेल्टा एस लेते हैं, डेल्टा एस। ठीक है, ये हमारा एरिया एलिमेंट है। अब देखिए एरिया एलिमेंट जो है एक वेक्टर है, एरिया एलिमेंट वेक्टर है। कैसे वेक्टर है, तो इसकी कुछ डायरेक्शन होगी ना, तभी तो ये वेक्टर बना। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक सरफेस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक सरफेस है। ठीक है, ABCD। अब इसका ये सेंटर है और इसके जस्ट ऊपर, ठीक है, ये हमारा सेंटर है O इसका। तो इस सेंटर का जो नॉर्मल होएगा, ठीक है, जो इसके ऊपर नॉर्मल होगा, मान लीजिए ये मेरा एक पेपर है। ठीक है, पेपर तो अज्यूम कर लीजिए, और इसके ऊपर ये पेन रख दिया मैंने। तो ये जो पेन है इसकी डायरेक्शन बता रहा है इस एरिया एलिमेंट की। ये मेरा हाथ एरिया एलिमेंट है और इसका जो मार्कर है ये डायरेक्शन बता रहा है। तो ये हो गया n कैप, इसे n कैप कहते हैं। दिस इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ दिस एरिया एलिमेंट ABCD। ओके, वेरी सिंपल।
एन कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया एलिमेंट ABCD। तो सिमिलरली ये भी ABCD एक एरिया एलिमेंट है, तो इसका वेक्टर जो होगा वो इस तरह होगा एन कैप। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो डायरेक्शन है और जो हमारे एरिया एलिमेंट ABCD की डायरेक्शन जो है वो भी सेमी डायरेक्शन में है। तो अगर इनके बीच का एंगल देखें तो एंगल यहाँ पे 0 हो गया ना 0। बट हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इट इज द वैल्यू which is calculated as the number of electric field lines crossing a unit area element perpendicularly। ठीक है, यानी कि अगर ये हाथ है तो इससे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी क्रॉस कर रही है वो सारी की सारी क्या बताएगी, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएगी। इस हाथ से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, तो हम किस तरह से करेंगे इसको तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, d5 ले लेंगे। ठीक है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स d5। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ds। ठीक है, समझ में आई बात। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है जब हम टोटल करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इसे इस तरह से डिनोट करते हैं E। तो ये कितना होगा, सरफेस इंटीग्रल पूरा सरफेस, इस पूरे सरफेस को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि अभी हमने एक स्मॉल सरफेस लिया, अब पूरा सरफेस लेंगे E ds। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स की मैग्नीट्यूड है। ये इससे हम फॉर्मूला है जो कि हम यूज करते हैं। ये फॉर्मूला अपना राइट डाउन कर लीजिए अपने डायरीज में, नोटपैड में, ताकि आपको आसानी हो नेक्स्ट टाइम जब भी आप करो। बट आपको मेन चीज याद रखनी है कि हमारे दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा एरिया एलिमेंट दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनके बीच का कुछ एंगल होता है, वो एंगल जो है वेरी करता है जैसे कि जैसे, और वैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी वेरी करता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यहाँ पर देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इसमें थीटा कहाँ गया, तो मैं आपको बता दूं ये डॉट प्रोडक्ट है E डॉट ds। ठीक है, तो हम ऐसे कर लेंगे, फ्लक्स जो है इधर मैं लिख रहा हूँ, सरफेस इंटीग्रल हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नीट्यूड है वो बाहर आ गया। ठीक है, ds हो गया s, पूरा सरफेस का एरिया आ गया, ये सरफेस का एरिया हो गया, और यहाँ पे हो गया कोस थीटा। क्या हो गया, कोस थीटा। ये भी एक फॉर्मूला है es कोस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, जिसमें कि E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, S आपका सरफेस है, टोटल सरफेस एरिया, और cos थीटा इज द कोसाइन फंक्शन ऑफ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एलिमेंट। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट। ठीक है, आपको समझ आया होगा। इसके साथ मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलता हूँ और इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी यूनिट में आपको नहीं बताई मैंने। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट लिख दीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। देखिए मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यहाँ पे ES cos थीटा, ES cos थीटा। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू फोर्स यूनिट चार्ज हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, इसका मीटर स्क्वायर हो गया, तो हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इसकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। याद रखना, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होती है। और ऐसा यूनिट ऑफ, अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछूं, अभी कराया था ना मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, याद है किसी को? चलिए मैं फिर से करा देता हूँ। देखिए Q डॉट 2L होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कूलम मीटर होता है। ठीक है, यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या होती है यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो है ना डिफरेंट। अब इसके साथ हम नेक्स्ट करते हैं, इसका डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, वो आपका होमवर्क है, आप निकालिए इसको। मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बस ये लास्ट टॉपिक है आपका। चलिए अब हम करेंगे अच्छा, इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैंने क्या बताई आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ना। एक और यूनिट भी होती है इसकी, नोट डाउन कर लीजिए, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर जो होती है ये ऐसा यूनिट होती है, वो सिंपल यूनिट थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट मीटर। ठीक है, याद रख लेना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वोल्ट मीटर, ऐसा यूनिट।
और एक और यूनिट जो है वो मैंने आपको बताई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, वो भी होती है इसकी। बट अब हम क्या करना है, हमें नेक्स्ट करना है गॉस थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक पे आ गया हम, GAUSS गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कि जो हमने सरफेस इंटीग्रल करा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल करा, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप, E.ds, ठीक है, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज इन अ क्लोज सरफेस। कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर, मान लीजिए एक ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, ये हमारा एक क्यूब हो गया, ठीक है, इस क्यूब के अंदर क्या है, कुछ चार्ज है क्यू, इस क्यूब के अंदर ये चार्ज है क्यू। तो हमारा गॉस थ्योरम क्या कहती है, जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो हमारा मतलब फ्लक्स हो गया एक तरह से। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस पूरे क्यूब के थ्रू, इस पूरे क्यूब के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमारा 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज, कि 1/ε0 टाइम्स कर लेंगे टोटल चार्ज का, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू दिस। इसको आप रट लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E.ds, ठीक है, और इसका ये फॉर्मूला हो गया हमारा गॉस थ्योरम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेटेड फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक है, थोड़े से फॉर्मूले हैं, उसके बाद खत्म कर रहे हैं आज का लेसन, ठीक है। मैं लिख देता हूं जो मैं करा रहा हूं, फॉर्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बाय गॉस थ्योरम, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, और आसान भी है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, EFS लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ चार्ज, ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, बहुत लंबी वायर है, बहुत लंबी वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट लंबी वायर है, स्ट्रेट वायर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है, वो हम निकालेंगे ऑफ चार्ज, जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ, हमें चार्ज नहीं पता उसके ऊपर टोटल चार्ज क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ जो क्वांटिटी है वो लैम्डा है उस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के ऊपर, ठीक है, एट अ डिस्टेंस आर। हम कितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, एट अ डिस्टेंस आर, मतलब आर डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो कितना होएगा वो, आर फ्रॉम दी वायर कर लीजिए, ठीक है, यानी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि जो चार्ज पर लेंथ लैम्डा है उस लॉन्ग स्ट्रेट वायर की, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, लैम्डा है, डिस्टेंस आर ले लिया हमने, ठीक है, और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो हमारा होता है 1/4πε0 2 λ/r, ठीक है, 2 λ/r। जिसे डिराइव नहीं करेंगे, बस हमें एक पता है कि हमें गॉस थ्योरम से इस तरह निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे अपना, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर इज गिवन बाय E = 1/4πε0 2 λ/r, ठीक है। फॉर्मूलेज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हमारा काम आएगा ये, ठीक है। अब हम दूसरा करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज करंट एरिया, ड्यू टू एन इनफाइनाइट, क्या बोला ये, प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ, इसमें भी चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा, ठीक है, सिग्मा हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक
फील्ड जो यहाँ पे आएगी इस एरिया की वजह से, लेट दिस प्लेन शीट बी लाइक दिस, ओके। और इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है, बहुत सारा चार्ज है, और उस चार्ज की वजह से जो इसमें चार्ज पर यूनिट एरिया निकल रहा है वो सिग्मा है। अब इसमें भी हम एक पॉइंट डिस्टेंस r पे निकालेंगे, ठीक है, ये लेट दिस डिस्टेंस भी r, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी होएगी वो नोट डाउन कर लीजिए आप, सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ, मतलब कि इसमें r नहीं आ रहा, हमें दिख ही रहा है इसमें r नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कितना ही डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। आप बिल्कुल पास ले जाइए, आप बिल्कुल दूर ले जाइए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट चार्ज विल बी द सेम विच इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये अपना बी पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, जो हमारा होएगा यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज है थिन स्फेरिकल शेल। अब देखिए स्फेरिकल शेल तो आप समझ ही रहे होंगे स्फेरिकल शेल क्या होती है, कुछ इस तरह से स्फेरिकल शेल होती है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि मान लीजिए प्लस चार्ज है इस पे हर जगह, तो इस प्लस चार्ज की वजह से इसके ऊपर भी क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, हम एक क्वांटिटी क्या कहेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, लेट दिस चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बी रो, ठीक है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, तो इसमें रो जो है वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, और मान लेते हैं टोटल चार्ज जो इसकी शीट पे है वो क्या होगा, कैपिटल क्यू है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, इसको इससे डिनोट कर दूं, एक तो हो गया एक्सटर्नल बाहर की ओर, और दूसरा हो गया इंटरनल, ठीक है। पहले मैं एक्सटर्नल लिख रहा हूं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r स्क्वायर, ठीक है, वेयर जो हमारा स्मॉल r है वो ग्रेटर देन कैपिटल R है, ठीक है। और यही मैं इंटरनल लिख रहा हूं, ये इंटरनल होगा 0, ठीक है, ये इंटरनल क्या होगा 0, क्योंकि आपको मैंने बताया ना ये स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल के अंदर कुछ नहीं होता, कैविटी है, अंदर खाली है, तो खाली स्पेस के अंदर चार्ज थोड़ा है, सारा चार्ज कहाँ है, इसके सरफेस पे है, तो अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। ये ले लें, ये बाउंड्री ले ली इमेजिनरी बाउंड्री, इसके अंदर चार्ज 0, इसके अंदर चार्ज 0, तो 1/ε0 0 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी 0 आएगी, ठीक है। देखिए ना आप, ई एस कोस थीटा यहाँ पे ले लीजिए 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एरिया एलिमेंट तो 0 नहीं है ना, एरिया एलिमेंट तो कुछ ना कुछ है, तो 0 क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो समझ में आई बात, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया हमारा 0 इनसाइड द थिन स्फेरिकल शेल, और एक्सटर्नल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया बात आपको, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट करेंगे, एक मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि ये एक्चुअल में फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन जरूर होगा कि हमें ये जानना है कि कैसे आया है, ठीक है। तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इनटू एरिया, ई डॉट एस होता है ना, तो एरिया कितना है इस पूरे का एरिया आप निकालेंगे, तो जो मेंस्ट्रुएशन जो होती है उसमें आपने पढ़ा होगा कि इसकी जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई r क्यूब, ये एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है, और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, वो किसके इक्वल होता है 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज, टोटल चार्ज एनक्लोज ये हो गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, 4 पाई को इधर ले आइए, 4 पाई ε0 हो गया, r स्क्वायर को थोड़ा अलग से r स्क्वायर लिख लीजिए, q ऊपर आ गया, ये आ गया ना आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय r स्क्वायर, ठीक है। याद रखिए ये r डिस्टेंस जो है हमारा वो सेंटर से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, सेंटर से, ठीक है। तो अगर हम कहें कि सरफेस पे बताना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये स्मॉल r क्या हो जाएगा, ठीक है, एट दिस सरफेस, तो इस सरफेस क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
जो भी चार्ज Q है Q आ जाएगा और कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। जब हमारा स्मॉल r क्या है, कैपिटल R हो गया, इसमें स्मॉल r कैपिटल R हो गया, तो सरफेस पे कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल इज कंप्लीटेड, ठीक है। अब हम एक और यहाँ पर करेंगे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ये हमारा पार्ट सी था, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या था, एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर थी, ठीक है, जिसका चार्ज पर यूनिट लैम्डा था। फिर उसके बाद हमने कहा इन्फिनिटली प्लेन शीट है, और इन्फिनिटली प्लेन शीट का जो हमें चार्ज पर यूनिट एरिया करा वो सिग्मा कर दिया, ठीक है, सेकंड ये था। और उसके बाद सी जो करा हमने शेल कर दिया, जिसका रो था। अब उसके बाद क्या करा हमने, एक कंडक्टिंग मतलब कि एक स्फीयर ही ले लिया यहाँ पे, ठीक है, जो कि एक कंडक्टर है, मतलब कैविटी नहीं है उसके अंदर, तो उस तरह काम करेंगे, जो कि हमारा फोर्थ पार्ट होएगा कंडक्टिंग स्फीयर। इसको मिटा रहा हूं मैं, आपका कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। वैसे तो डायग्राम मिटाने की जरूरत नहीं थी, डायग्राम आपका वही रहेगा। देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज, मैं यहाँ लिख देता हूँ यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, क्या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, एक पूरा सॉलिड स्फीयर है जो पूरा कंडक्टर है और वो पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि चार्ज पूरा अंदर भरा हुआ है और यूनिफॉर्मली भरा हुआ है। तो हम अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा सॉलिड स्फीयर हो गया जो कि कंडक्टर है, और इसके ऊपर ये चार्ज हो गया जो कि हर जगह है। हम मान रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज है तो हर जगह पॉजिटिव है, हर जगह पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं इससे कि किस तरह से सारा का सारा चार्ज जो है यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, ठीक है। पूरा का पूरा चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है इसमें। तो हम इस पे 3 करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नोट डाउन कर लीजिएगा। एट एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, ई एक्सटर्नल, एट इंटरनल पॉइंट ई इंटरनल, और एट सरफेस पॉइंट। एक्सटर्नल, एट द सरफेस और इंटरनल, ठीक है। फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एक्सटर्नल का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे R जो आपका यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, बाहर हो गया ना, तो स्मॉल r हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आप सरफेस पे कर लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इंटरनल कर लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल r, ठीक है, और नीचे जो कैपिटल R क्यूब, इस तरह से, जहां पे आपका R जो है, स्मॉल r जो है, वो आपका क्या है, लेस देन कैपिटल R, यानी कि इनसाइड द सॉलिड स्फीयर जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। क्यों इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इसलिए है यहाँ पे क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इनसाइड द कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इनसाइड द कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, क्योंकि यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक चार्ज जाएगा ना तो इसके थ्रू जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रही है, ये पूरा भरा हुआ है, कैविटी नहीं है इसके अंदर। तो हमारा 3 अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी है, समझ में आई बात। और हम इन तीनों को विद द गॉस थ्योरम निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप इसे कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, देन पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके बाद कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो ये चैप्टर जो है आपका लगभग एक और ट्यूटोरियल में कवर हो जाएगा कंप्लीट। और उसके बाद हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नए चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है, इसमें कि हमारा कैपेसिटर आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। तब तक आपका होमवर्क ये है कि आप इसको रिवाइज करिए, जितने भी टॉपिक्स मैंने कंटेंट्स कवर करा दिए हैं, और इसमें आप जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी के हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। उसे सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा ट्राई करिए, और अगर कोई डाउट आता है तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में जैसे कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे तो वो कवर हो ही जाएंगे, आपके लगभग सारे डाउट्स कवर हो जाएंगे। तो मेरा यहाँ पर एम यही है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अच्छे से अच्छे कंसेप्ट समझ में आए, ठीक है।
माई मेजर एम इज हेयर दैट आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी इजिली, ओके, सो दैट इट कैन इजिली बी ग्रास्प्ड, समझ में आ सके आपको। यहाँ आपका लास्ट है, ठीक है। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, ठीक है।